हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में आज हम डिस्कशन करेंगे सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। सर्च एंड सीजर ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं रेड। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करती है किसी एसएससी के यहाँ तो उसके क्या प्रोसीजर हैं उसको आज समझेंगे। जैसे हम लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं कि आज यहाँ पे रेड इनकम टैक्स की रेड पड़ी, आज वहाँ पड़ी, वहाँ पड़ी, मतलब ये डिपेंड करता है ये होता कैसे है, तो ऑथराइज कौन कर सकता है इसमें, मतलब और क्या मतलब उनको पावर हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम। अब सर्च एंड सीजर जो है ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि इसको ऑथराइज कौन करेगा। ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर्च एंड सीजर को ऑथराइज कौन कर सकता है। तो सर्च एंड सीजर को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, ये इनको क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर और ज्वाइंट कमिश्नर। अब ये क्या है, अगर इन ये मतलब इसकी बात करें हम, तो अगर इफ़ इम्पावर्ड बाय सीबीडीटी, इफ इम्पावर्ड बाय सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अथोराइज पहला ये क्या कर सकता है कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं इनकम टैक्स के, जिनकी मतलब हाई रैंकिंग है, वो क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अभी जैसे हमने यही बात करा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर्च को तो ऑथराइज ये ऑफिसर्स करेंगे, बट यहाँ पर इनको ऑथराइज करने के बाद ये काफ़ी सीक्रेट इशू, सीक्रेट मिशन होता है, किसी को नहीं पता होता, गिने चुने ऑफिसर्स को पता होता है। बट जो टीम सर्च में इन्वॉल्व होती है वो उनको बस पता होता है कि सर्च कर में जाना है, किस एसएसए के यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, एट द मोमेंट उनको कुछ नहीं पता होता। जब वो लोकेशन पे पहुँचते हैं, लोकेशन में पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, तब पता होता है उनको बाकी और ऑफिसर्स को कि आज या और बाकी और सर्च टीम को कि कहाँ पे सर्च होना है। मतलब जब अथोराइज होता है या जब लोग रास्ते में होते हैं तब तक भी पता नहीं होता है। तो इसमें सर्च करने में, सर्च को अथोराइज करने का मतलब यह है कि ये ऑफिसर क्या करेंगे, सर्च वारंट इशू करेंगे, सर्च वारंट इशू करेंगे। जो अथोराइज मतलब मीन्स कि सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है। जो सर्च वारंट है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, जनरल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। और उसके बाद दूसरा जो है एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, इफ इम्पावर्ड बाय द, चार केसेस में इफ इम्पावर्ड बाय द सीबीडीटी। अब उसके बाद आप आगे बात करते हैं कि यहाँ पे तो सर्च वारंट वाली बात हो गई कि किसने इशू करना है, किसको अथॉरिटी है। अब बात आता है कि सर्च कब हो सकता है। सर्च उसी केस में होता है अगर इसमें अगर हम यहाँ बात करें, अगर छोटे ऑफिसर्स को पावर दे दिया गया तो कोई भी जाकर सर्च कहीं भी कर देगा, किसी की थोड़ी अनुमान हुई सर्च जाकर कर दिया। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि बड़े ऑफिसर्स को ये सर्च वारंट इशू करने की अथॉरिटी दी है। सर्च ऑथोराइज कौन करेगा, कौन करेगा बात तो हो गई। अब बात क्या करते हैं कि सर्च कब ऑथोराइज होगा, व्हेन सर्च कैन बी ऑथोराइज। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है, क्या रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन को नोटिस इशू हुआ है किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, या समन इशू हुआ है किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 133(1), ठीक है, जिसको हुआ है या जिसको हो सकता है, उनको रीजन टू बिलीव है कि वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात किस सेक्शन में आती है, ऑन फोर सेक्शन, अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। और समन में क्या होता है, एसएससी को
खुद जाके अपियर होना होता है किसके सामने, बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी या इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने अपियर होना होता है। और उनको रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन को इन्होंने क्या करा है, नोटिस इशू करी है किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 142(1) और समन इशू करा है अंडर सेक्शन 133(1) में, तो क्या कर सकता है यहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट को या तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या हो सकता है इनको रीजन टू बिलीव है कि उसके सामने अपियर नहीं होगा। अगर अब दूसरा क्या आता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास एक बहुत इनपुट खबर है कि जो भी पर्सन है उसके पास क्या है, कोई मनी है, ज्वेलरी है और एनी वैल्यूएबल आर्टिकल है और कोई दूसरा एसेट्स है, और वो क्या है, उसने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं किया है, अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं किया है, और उनको लगता है डिस्क्लोज भी नहीं करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स पर्पज से उसको क्या करेगा, ऑफर भी नहीं करेगा। अगर उनको रीजन टू बिलीव है, ये पक्का खबर होनी, ये खबर जो है इनका सर्च वाले मैटर पे क्या होता है, इनका सर्च वाले मैटर पे इनको पक्की खबर होनी चाहिए, पक्की खबर होती है, इनपुट इनके पास होती है कि यहाँ पर अगर किसी पर्सन के पास मनी है, मनी मीन्स मतलब बल्क में कोई काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी है या कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल या एसेट्स हैं जो उनको अपने रिटर्न इनकम में ना डिस्क्लोज किया हो और उनको लगता है कि ना ये फ्यूचर में कभी डिस्क्लोज करने वाले हैं। अब यहाँ पर रीजन टू बिलीव, अब सर्च वारंट इशू करने के टाइम पे रीजन टू बिलीव इनको क्या करना है कि सर्च किस लिए कर रहे हैं, इनको रिकॉर्ड करना होता है। कब, बिफोर द इशूइंग सर्च वारंट, इनको क्या करना होता है, सर्च वारंट इशू करने के पहले इनको रीजन रिकॉर्ड करने होते हैं, रीजन टू बिलीव कि हम सर्च पार्टिकुलर मिस्टर ए के यहाँ या मिस्टर बी के यहाँ, मिस्टर सी के यहाँ क्यों सर्च कर रहे हैं, रीजन टू बिलीव क्या है हमारा। और रीजन टू बिलीव क्या करेंगे, एक डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी पर्सन, जो भी ऑफिसर जो ऑथराइज है आपका सर्च वारंट इशू करने के लिए, जो भी ऑफिसर यहाँ सर्च वारंट इशू करने के लिए है वो रीजन रिकॉर्ड करेगा और क्या करेगा, ये किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, किसी भी अथॉरिटी या कोर्ट को भी ये डिस्क्लोज नहीं करेगा, किसी भी अपीलेट ट्राइब्यूनल को डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा, वो काफ़ी सीक्रेट मिशन होता है। यहाँ वही लिखा है कि हाउ द रीजन टू बिलीव एज रिकॉर्डेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी शेल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन, एनी अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल, किसी को नहीं बताना कि हम सर्च क्यों कर रहे हैं। अब बात आती है क्या, यहाँ पर तो हम कहानी कर दिए क्या कि ऑथराइज कौन सा, सर्च वारंट कौन इशू करेगा, सर्च कब हो सकता है, सर्च कब ऑथराइज होगा, ठीक है। अब बात आता है पावर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर इन कोर्स ऑफ सर्च, जो ऑफिसर सर्च में जाते हैं उनके पास पावर क्या क्या होता है। अब उसकी बात करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने साथ उनकी टीम आती है, सर्च टीम होती है, उसके बाद ये क्या करेंगे, साथ में पुलिस भी लेके आती है, जो लोकल पुलिस की ये लोग हेल्प लेते हैं कि हमारे यहाँ मतलब किस पर्सन के यहाँ सर्च होना है, पुलिस क्या करेगी, बाहर ड्यूटी लगाएगी और ये लोग अंदर सर्च करेंगे। तो पूरी टीम होती है, पूरा इनका प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करते हैं। सर्च में इनका पावर क्या है कि एक किसी भी बिल्डिंग, ठीक है, जो वारंट में है, क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग में पैलेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट वेर ही है सस्पेक्ट दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मनी एक्सेट्रा एक कैप्ट, वो कहीं भी इंटर हो सकते हैं। मतलब कि कहीं किसी भी बिल्डिंग में कोई भी किसी भी जगह पे, कोई वेसल पे, व्हीकल पे, इवन एयरक्राफ्ट पे, जहाँ उनको सस्पेक्ट होता है कि यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट या मनी, बुलियन, ज्वेलरी यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब रखा हुआ है कि कौन सा, जो डिस्क्लोज, मतलब उनको लगता है कि या तो इनकम टैक्स रिटर्न में ना तो उसको डिस्क्लोज किया है एसएससी ने, ना तो इसको डिस्क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे, इंटर करने के बाद क्या करेंगे, वो किसी भी प्लेस पे इंटर होने के बाद क्या करेंगे, वो उनको पास पावर है कि वो कुछ भी चेक कर सकते हैं, बोलेंगे कि मतलब जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको उसको सीज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उनको। अगर जैसे अससिन ने जिसके यहाँ सर्च हुआ है, अगर उसने किसी भी अलमीरा का या किसी भी रूम का क्या कर दिया, चाबी देने से मना कर दिया, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं,
power to break lock of any door, box, lockers, etc. if keys are not available. नोट किस कब अवेलेबल नहीं होगा, लोग मना कर देते हैं या झूठ बोल देते हैं मेरे पास नहीं है, या जिसके पास है वो आज नहीं है। तो उनके पास क्या है कि लॉक को भी तोड़ने का पावर है। मतलब लॉक को या किसी भी हो सकता है, किसी घर का कमरा का हो, किसी दरवाजे का हो, किसी बक्से का हो, किसी लॉकर का हो, कुछ भी हो, दीवार तक को तोड़वा देते हैं लोग। अरे इनको पता है कि दीवारों में कि अगर लोगों ने अपने क्या कर रखा है, दीवारों में पैसे छुपा रखे हैं तो वो भी तोड़वा देते हैं। अब वो सर्च में क्या किसी भी पर्सन को शामिल कर सकते हैं। वो सर्च में क्या होता है कि अगर सर्च करेंगे तो लोग पूरे ऑफिस को घेर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो बंदा अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है बाहर ही रहेगा। अगर गलती से भी अंदर चले गया तो उसको बाहर आने, ऑफिस के अंदर चले गया या जहाँ पे सर्च हुआ है अगर वहाँ चले गया तो उसको बाहर आने की अनुमति नहीं है। अगर सर्च ऑफिसर अगर अनुमति देता है तो बाहर आ सकता है वो उस प्रेमिसेस के। वो क्या करता है, किसी भी पर्सन का सर्च कर सकते हैं जो उस बिल्डिंग जहाँ पे सर्च प्लेस पे जहाँ वो इंटर करता है या वहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि आजकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम पे रखते हैं, तो अगर जो भी पर्सन है क्या करेगा, उस जिसके कंट्रोल में पासवर्ड है उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। या तो उनके पास रिक्वायर एनी पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू प्रोवाइड पासवर्ड। ठीक है। तो ये किसी भी पर्सन से पासवर्ड ले सकते हैं। अब उनके पास क्या है कि सर्च में, ये तो पावर की बात कर रहे हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, और एक उनके पास एक और भी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट को, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा फाउंड अंडर द सर्च, वो क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। मतलब कोई भी उनको डाउटफुल है कि कोई भी पेपर मिला या डस्टबिन से पेपर उठा लेते हैं, मतलब डस्टबिन में पेपर पड़ा हुआ है वहाँ से भी उठा लेंगे, उनको डाउट हो कि ये काम का है, कोई भी पेपर कुछ भी ये सीज कर लेते हैं। आपके पॉकेट से, बैग से, जहाँ से भी कुछ पेपर निकलेगा या डॉक्यूमेंट निकलेगा या मनी, बुलियन, ज्वेलरी निकलेगी, इनके पास पावर है कि सबको ये सीज करके ले जाते हैं। कहाँ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जो उनके काम का अलग है। अब यहाँ बोलेंगे कि जी हमारे गोडाउन में स्टॉक था, स्टॉक को सीज कर सकते हैं? नहीं, वो स्टॉक को सीज नहीं करेंगे। बस बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, वो क्या करेंगे, उसको सीज करेंगे। और कोई डॉक्यूमेंट को लगता है काम का है, वो कहीं भी पड़ा हुआ हो, वो सीज कर लेंगे, स्टॉक को सीज नहीं करेंगे। अब क्या है, डीम या कंस्ट्रक्टिव सीजर की बात करते हैं। अब लगता है कि हमारे यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत अधिक मात्रा में है, या जो भी डॉक्यूमेंट है बहुत अधिक मात्रा में है, उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पोजीशन में लेना। ठीक है, इतनी वॉल्यूम अधिक है या वेट अधिक है या नेचर ऐसा है कि उनको मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अब वो कि उनको सीज कर, मतलब अपने पोजीशन में ले सकें वो। तो उसमें क्या करेगा, जो ऑथराइज ऑफिसर है एक क्या करेगा, उनको पावर है कि वो क्या करेगा, जो ऑथराइज ऑफिसर है एक ऑर्डर सर्व करेगा जो उस सर्च के टाइम पे होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है या जो भी डॉक्यूमेंट है या एसेट्स हैं, इनको क्या कर सकता है, ये लोग रिमूव नहीं कर सकते, उसको सील कर देते हैं लोग कि विदाउट इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो ऑथराइज ऑफिसर के अप्रूवल के बिना ये क्या नहीं कर सकते। जो एसएससी है जिसके सर्च हुआ उसको कहीं से कहीं ले जा नहीं सकता है या उसको हटा नहीं सकता है, मतलब एक सील कर देते हैं। सील करने के बाद एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। इसको समझते हैं इस पर। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल टू टेक पोजीशन of any assets due to volume, weight, nature, etc., then authorized officer may serve an order on the owner of the person who is in immediate possession thereof that he shall not remove, deal with, part with the assets without the approval of authorized officer। उसका क्या कर सकता है, ना तो वहाँ से हटा सकेगा, ना तो वहाँ से उसमें किसी से डील कर सकता है, उसको ना बेच सकता है, ना उसको वहाँ से फाट में अलग कर सकता है। अब ये होता है क्या, ये कब पॉसिबल है, कब करते हैं, जब इनको लगता है कि फिजिकल पोजीशन में इनको लेना मुश्किल है। कब? ड्यू टू वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम में है, वेट बहुत अधिक वेट हो, और नेचर
बहुत बल्कि हो, मतलब बहुत मात्रा में हो, तो उनको क्या लगता है, नेचर स्टेप का अगर उनको लगता है तो इस स्टेप पे वो नोटिस ऑर्डर सर्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर। अब इनको क्या कहता है कि वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू टेक फिजिकल पोजीशन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर एसेट्स फॉर अ रीजन अदर देन मेंशन इन नोट अबव। अब इनको लगता है कोई दूसरा रीजन है जो यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम, वेट, नेचर एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन भी हो तो उसको क्या कर सकता है, ऑथोराइज ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको एक नोट ऑर्डर सर्व करेगा कि जो ओनर को जो वहाँ पर है इमीडिएट उसको क्या करेगा, या तो उस कि इस मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के या दूसरे एसेट्स को वहाँ से रिमूव ना करे, ना तो उसको उसे डील करे, ना उसको वहाँ से अलग करे, कि विदाउट अप्रूवल ऑफ ऑथराइज ऑफिसर। और ये ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा, मैक्सिमम 30 डेज तक वैलिड रहता है, मैक्सिमम 30 डेज तक, ये 60 डेज तक ये वैलिड रहता है। मतलब कुल मिला के जो अगर इनको लगता है ऑथराइज ऑफिसर को जो सर्च में शामिल है कि अब की मतलब फिजिकल पोजीशन में नहीं ले सकते, कारण कुछ भी हो, वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर सील कर देंगे, और सील करने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर सर्व कर देंगे जो इमीडिएट ओनर है उसका, और बोल देंगे ये यहाँ से आप लोग नहीं हटा सकते, ना उसको डील कर सकते हैं, ना यहाँ से कहीं दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन क्या होता है सर्च के टाइम पे, कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी जो फाउंड किसी भी व्यक्ति के पास मिला है उस या मिला है, वो क्या करेगा, माना जाएगा कि वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट या मनी, बुलियन जो भी है अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, वो क्या है, उसी पर्सन का है जिसके पास से वो मिला है। सपोज मेरे पास से कुछ मिला ड्यू द कोर्स ऑफ सर्च, कुछ भी मिला, भले वो कंपनी की हो जिसके यहाँ सर्च हुआ, मैं एम्प्लॉय हूँ वहाँ पर, तो जो भी माना जाएगा वो माना जाएगा मेरा खुद का है, ठीक है। वो प्रजम्पशन क्या हो, प्रजम्पशन लेके चलते हैं यहाँ पर, where any books of accounts, other document, money, bullion, jewelry, etc. found in possession of the any person, it may be presumed that such books of account, document, money, bullion, jewelry, other valuable article, thing belongs to such person। जिससे मिला है वो माना जाएगा उसी का है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है, अगर सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिला, डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा है ABCDEFG, कुछ भी लिखा हुआ है, जेड तक लिखा हुआ है, किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाया है, 1 to मतलब एडिशन सब्सक्रिप्शन सिखाया है, एडिशन सब्सक्रिप्शन सिखाया, वो भी मिला, तो माना जाएगा कि वो सही है, और किस बंदे का है, जिसकी पोजीशन से मिला है उसी का है, वो हमारे उसके असासी के उससे रिलेटेड है। अगर किसी भी पेज पे कंटेंट कुछ भी हो, वो ट्रू माना जाएगा, वो कंटेंट कुछ भी हो उस डॉक्यूमेंट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो ट्रू माना जाएगा। अगर किसी भी पार्ट पे, किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी पार्ट पे अगर सिग्नेचर है और किसी भी हैंडराइटिंग पे है, हैंडराइटिंग में है किसी पर्सन का है, तो माना जाएगा कि जिस पर्सन के पोजीशन से सीज किया गया है उसी पर्सन का है। सपोज किसी ने अपने बच्चे को क्या पढ़ाया, नर्सरी में था, बोला ABCD करके पढ़ाया यहाँ पे, या हिंदी में क ख ग पढ़ाया है, तो माना जाएगा कि उसी पर्सन का है वो, जिसके वजह से पर्सन से ये मतलब सीज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पेपर मिलता है, या जो भी हैंडराइटिंग या जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे, वो माना जाएगा कि उसी पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन का है, इस पर कोई पर्सन डिनाई नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर लूप होल दे दिया गया तो कोई भी यहाँ पर मना कर सकता है, जी मेरा नहीं है, मेरा सिग्नेचर नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी से मिलेगा, बोला जी मेरा नहीं है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने एक रूल बना दिया है कि ये डीम्ड होगा कि किसी भी पार्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट मिला, कुछ एसेट्स मिला, कैश मिला, वो उसी पर्सन का है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कंटेंट है या डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है वो सही है, और किसी पार्ट में सिग्नेचर, हैंड राइटिंग है, या डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, वो माना जाएगा कि उसी पर्सन ने लिखा हुआ है। अब किसी आगे बोलता है दैट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच पर्पज टू बी अटेस्टेड और स्टैम्प्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन आर प्रेज्यूम्ड टू बी अटेस्टेड और स्टैम्प्ड बाय सच पर्सन, ठीक है। कहीं स्टैम्प्ड है या कुछ भी है, अटेस्टेड है, तो माना जाएगा उसी पर्सन ने किया है। अब बात क्या आती है, अब यहाँ पर क्या है कि
सेक्शन 132 सबसेक्शन 9A में यहाँ बोलता है वेयर द ऑथराइज ऑफिसर हैज नो जुरिडिक्शन ओवर द सर्च पर्सन सर्च बाय हिम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी मनी बुलियन ज्वेलरी एक्सेट्रा shall be handed over by authorized officer to the assessing officer having jurisdiction over such person within period of 60 days from the date on which search was completed। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज मिस्टर ए के यहाँ सर्च हुई, रेड हुई, मिस्टर ए के यहाँ रेड हुई, इनकम टैक्स की सर्च हुई। सर्च में मिस्टर बी का कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी मिला, मनी बुलियन ज्वेलरी मिला। सर्च किसके हुए? जो ऑफिसर ऑथराइज था उसका जुरिडिक्शन किस पे था? मिस्टर ए पे था। जिसका जुरिडिक्शन था उसने वहाँ पे सर्च किया। सर्च के बाद मिस्टर बी का कुछ डॉक्यूमेंट मिला मिस्टर ए के यहाँ, तो मिस्टर ए का जुरिडिक्शन किसके? मिस्टर मतलब जो ऑथराइज ऑफिसर है उसका जुरिडिक्शन इसके पास नहीं है, मिस्टर बी के पास का नहीं है, मिस्टर बी का उसका जुरिडिक्शन नहीं है, तो मिस्टर बी कहीं और से बिलोंग करता है। तो क्या करेगा कि जब सर्च कंप्लीट हुआ है वो क्या करेगा? मिस्टर बी का सारा डॉक्यूमेंट लेगा, सीज करेगा, और जो इसका जुरिडिक्शन ऑफिसर है, जुरिडिक्शन एओ है, उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा। या जुरिडिक्शन इनकम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा। किसका? सर्च कंप्लीट होने के 30 दिन के 60 दिन के अंदर, सर्च कंप्लीट होने के 60 दिन के अंदर जिस पर्सन का जुरिडिक्शन ऑथराइज ऑफिसर के पास नहीं है उसका डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? सीज करेगा। सीज करने के बाद जो भी जुरिडिक्शन ऑफिसर है सर्च कंप्लीट होने के विदिन 60 डेज क्या करेगा? उस ऑफिसर को क्या करेगा? हैंड ओवर कर देगा जो उसने सीज करा है डॉक्यूमेंट, या किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, या जो भी डॉक्यूमेंट मिला है, या कोई भी एक्सेस कैश मिला है उसको हैंड ओवर कर देगा। अब इनको इनके सर्च पार्टी के पास या सर्च टीम के पास ऑथराइज ऑफिसर के पास क्या है? पावर क्या है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च या विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सर्च, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, या जब कंक्लूड हुआ है उसके, जब सर्च कंप्लीट हुआ है उसके विद इन 60 डेज वो क्या कर सकता है? प्रोविजनली अटैच द एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू द एसएससी। वो क्या कर सकता है? प्रोविजनली किसी भी प्रॉपर्टी जो एसएससी से का है वो क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है। अटैच मीन्स क्या होता है यहाँ पर? अटैच का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी को अटैच होगा करेगा तो इससे क्या होगा कि एसएससी उस प्रॉपर्टी से ना तो डील कर सकता है, ना उसको बेच सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मतलब सारा राइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है, हो जाता है। वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के बिना क्या करेगा? वो उसको कुछ नहीं कर सकता। जब अटैच हो गई तो सारा पावर उसका ओनर, लीगल ओनर को हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। अब वो चाहे तो उसको बेच सकता है या कुछ भी कर सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एक ओनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ करता है। अब यहाँ पर अटैच कब होगा? उसको अटैच कब कर सकता है? हाउ अबाउट बिफोर डूइंग सो, वो अटैच करने से पहले रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रीजन रिकॉर्ड करने का राइटिंग में कि भाई हम अटैच क्यों कर रहे हैं इसको, और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू सेल भी इन्वॉल्व, वहाँ पर किसका? रेवेन्यू का इंटरेस्ट हो, कि मतलब इसे कर में जो टैक्स ही वसूली हो। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी से मतलब है? टैक्स से मतलब है। इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी से इंटरेस्ट होता है? टैक्स से, कि अगर रिकवरी हो रही है तो क्या करेगा? उसको क्या करेगा? अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर कि रीजन राइटिंग में देना होगा। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होगा? 6 महीने तक वैलिड रहता है। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है? 6 महीने तक वैलिड होता है, और 6 महीने के बाद वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है ये प्रोविजनल अटैचमेंट। अब बात आती है क्या? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च या विद इन 60 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ सर्च द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे मेक रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। The valuation officer shall estimate the fair market value of the property. A report of valuation officer shall be submitted in 60 days of the receipt of the such reference.
अब क्या कर सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रॉपर्टी मिला है उसका क्या करेगा, सर्च, जो ऑथराइज ऑफिसर है उसको सर्च क्या कर सकता है, वैल्यूएशन करवा सकता है। वैल्यूएशन कौन करेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं उसको रेफर कर सकता है, रेफर कर सकता है कौन, ऑथराइज ऑफिसर, कि इसका भाई जो भी प्रॉपर्टी मिला है या जो भी कागजात मिले हैं प्रॉपर्टी के या जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके बेसिस पे वैल्यूएशन का, प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करो कि आज की डेट में फेयर मार्केट वैल्यू कितना है। जब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, जब उसको रेफर किया गया है उसके विदिन 60 डेज क्या करेगा, उसको अपना रिपोर्ट ऑथराइज ऑफिसर को सबमिट करेगा। अब कहानी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड करने की, कि जब उन्होंने रेड करा तो सर्च के टाइम पे वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या पावर है, ऑथोराइज कौन कर सकता है, सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है, और सर्च कब कर सकते हैं, उनके पास और जो पावर है मैंने डिस्कस करा। अब बात आती है क्या, रेड हमने सुना है कि और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ करती हैं, जैसे CBI, ED, पुलिस भी रेड करती है, उसके बाद फेमा वाले भी रेड करते हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस और भी वो लिस्ट और भी आगे बढ़ सकता है जिनको रेड का पावर है, इनको ये रेड कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा भी GST वाले, GST डिपार्टमेंट भी रेड करती है। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, रेड करता है। तो रेड करने के बाद इस डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, रेड करने के बाद इनको भी ये सारे डॉक्यूमेंट को सीज करते हैं, जो इनका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर इन डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एजेंसी के अलावा अगर दूसरी एजेंसीज ने क्या करा है, सर्च करा है, तो उस केस में ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा, ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा, इन 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 अथॉरिटी को, जिन्होंने इन एजेंसीज को लेटर लिखेगा कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी एसेट्स जो सीज करे हैं वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए, हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो और क्या करेंगे, जितनी जल्दी हो सके रिक्वेस्ट करेंगे इन एजेंसी से, कौन, ऑथराइज ऑफिसर, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई दूसरा एसेट्स आपने सीज करा है या किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा है जो हमारे काम का है, वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए, जल्द से जल्द हैंड ओवर कर दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी एजेंसी वाले मतलब अगर रेड करते हैं तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब है। और वैसे वर्षा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर रेड करती है, अगर इन एजेंसियों को पता हो लगता है कि इन्होंने कुछ दूसरा गड़बड़ करा है, तो सिमिलरली इन एजेंसियाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगती हैं। अब आगे क्या आता है कि सेक्शन 133 सेक्शन 132B, application of books of account and asset sheets. Books of accounts or documents shall be released within 30 days from the date of completion of assessment under section 143 subsection 3 or under section 144 under section 147 for retaining the books of accounts and document beyond this period परमिशन ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ टैक्सेस रिक्वायर्ड। अब इनको क्या है कि जो बुक्स पे अकाउंट्स इन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च करे हैं, सीज करे हैं, वो क्या करेंगे, हैंड ओवर करके किसको करेंगे, एसएससी को करेंगे। कब, जब असेसमेंट कंप्लीट होता है। असेसमेंट कब कंप्लीट होता है, विद इन किस सेक्शन में, या तो 133 में सेक्शन या 144 में, या क्या करेंगे 144 अंडर सेक्शन 147 में अगर असेसमेंट कंप्लीट होता है तो उसके विद इन 30 डेज क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट सीज हुआ है उसको क्या हैंड ओवर किसको करेंगे, एसएससी को। अगर इस पीरियड के बाद भी ये रखना चाहते हैं कि कोई काम हो इनको, अगर इनको लगता है तो उसके लिए क्या करेंगे, 30 दिन के बाद भी, कब, असेसमेंट कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर इनको हैंड ओवर करना है एसएससी को। अगर 30 दिन के अंदर हैंड ओवर नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेके ये बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट को 30 दिन के बाद भी रख सकते हैं। मतलब 30 दिन के बाद रखने के लिए इनको क्या कर लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल किससे लेना होगा, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से।
अब यहाँ पर है जो जो मनी बुलियन ज्वेलरी या जो भी एसेट सीज हुआ है, वेल्यूएबल आर्टिकल जो सीज हुआ है, उसका क्या करेंगे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका क्या करेगी? बड़ा क्वेश्चन है ये। बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि पता लगता है न्यूज़ में कि इतने इतने करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ब्लैक मनी के थे सीज कर लिए। तो इस मनी का लोग करते क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती क्या है? अब ये इसको समझते हैं यहाँ पर। अब क्या है कि एसएससी इसमें बोलता है कि एक एप्लीकेशन देगा कब, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विच एसेट्स वाज सीज्ड। अगर मान लो ये चल रहा है अगस्त में आज रेड हुआ, आज कितना तारीख है? आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2023 है आज। जिस महीने में सर्च कंप्लीट होता है उसके विद इन 30 डेज, मतलब सर्च हमारा कंप्लीट हुआ अगस्त में, तो अगस्त महीने ख़त्म होने के बाद 30 सितंबर तक ये क्या करेगा, एसएससी एप्लीकेशन देगा। किसको? ऑथराइज ऑफिसर को। उसको क्या करेगा, वहाँ पर नेचर और सोर्स को बताएगा। नेचर की नेचर क्या है, और सोर्स मतलब इस एसेट्स को एक्वायर करने में पैसे फंड कहाँ से लाए उसको बताएगा। नेचर सोर्स को क्या करेगा, नेचर और सोर्स ऑफ एक्वायरिंग द सच एसेट्स किसको बताएगा? असेसिंग ऑफिसर को बताएगा। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, देन रिलीज टू द एसएससी विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआईटी और सीआईटी आफ्टर एडजस्टिंग एनी एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। अब क्या करेगा, अगर एसएससी ने रिक्वेस्ट करा कब, सर्च कंप्लीट हो जिस महीने हुआ है उसके 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा एओ को, उसको बताएगा नेचर और सोर्स बताएगा उस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाइड होता है तो क्या करेगा, एसेट्स को रिलीज करेगा। कब? उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल कब लेगा? जब वो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी कोई है, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के बाद। अगर उसको लगता है कि टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है सर्च के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, तो वो क्या करेगा, वो टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट करने के बाद तब उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। सच रिलीज शेल बी मेड विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच सर्च अंडर सेक्शन 132। अब दूसरा क्या है कि ये लोग जनरली करते नहीं है, रिलीज नहीं करते हैं। जो भी एसेट्स इन्होंने सर्च करा है वो क्या करते हैं, पहले एग्जिस्टिंग लायबिलिटी से उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो अगर न्यू लायबिलिटी डिटरमिन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट होता है, अगर सर्च के टाइम पे कोई अगर नया अगर लायबिलिटी होती है तो उसको एडजस्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, वो किसी केस में है, मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल एसेट्स के केस में। ये मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर केस में वो ये कहानी है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी है उसके एडजस्ट करने के बाद ये 120 दिन के अंदर, जब सर्च कंप्लीट होता है उसके 120 दिन के अंदर रिलीज कर देंगे। और दूसरे एसेट्स मतलब कैसे, उसके बाद अदर एसेट्स की बात करता है, तो अदर एसेट्स में क्या करेंगे, वो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद न्यू लायबिलिटी डिटरमिन ऑन द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अगर सर्च कंप्लीट होने के बाद उसका असेसमेंट होगा, अगर न्यू टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आता है कि मनी शेल बी फर्स्ट यूज फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। इफ मनी फॉल शॉर्ट देन एसेट्स में बी सोल्ड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी। अब यहाँ पे मनी, मान लो सपोज यहाँ पर 100 करोड़ रुपए सीज हुआ, 100 करोड़ रुपए उन्होंने सीज करा है, तो इससे क्या करेंगे, इस एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब इनको लगता है जी जो टैक्स लायबिलिटी हमारी 200 करोड़ की है, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो एग्जिस्टिंग लगता है कि 200 करोड़ की है, डिटरमिन हुआ है, तो क्या करेगा, 100 करोड़ तो आपका कैश से करेगा एडजस्टमेंट। और दूसरा जो बैलेंस 100 करोड़ रुपए हैं, जो बैलेंस 100 करोड़ रुपए है, वो क्या करेगा, एसेट्स को सोल्ड करेगा। एसेट्स को सोल्ड करने के बाद, सेल करने के बाद उसको जो मनी होगा, रियलाइज होगा, उसको क्या करेंगे, वो उसको
लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद जो मनी बचता है वो क्या करेंगे, एसएससी को हैंड ओवर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सेल पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 6% पर एनम, मतलब 0.5% पर मंथ के हिसाब से ये इंटरेस्ट पे करता है लोग। यहाँ पर हम इसको चार्ट के थ्रू समझे। मनी सीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, ठीक है, और प्रोसीड ऑफ द एनी एसेट सोल्ड टुवर्ड द डिस्चार्जिंग लायबिलिटी टोटल करेंगे। मनी रिलीज अंडर द फर्स्ट प्रोविजन, ठीक है, लेस एग्रीगेट अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट लायबिलिटी, उसको खत्म करेंगे। जो मनी का वो हैंड ओवर करेंगे, किसको करेंगे, एसएससी को करेंगे। सच इंटरेस्ट शेल बी अक्रूड फ्रॉम द डेट ऑफ द इमीडिएट फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 20 days from the date on which search was completed to the date of completion of assessment और रीअसेसमेंट। वहाँ पर ये इंटरेस्ट, ये जो अमाउंट बचा है इस पे इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कब देंगे, एक जब असेसमेंट कंप्लीट होता है उसके 120 दिन के बाद। यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट शेल बी अक्रूड फ्रॉम द डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ द 120 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सर्च वाज कंप्लीटेड टू द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ रीअसेसमेंट कंप्लीट होने के 120 दिन के बाद ये क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।